India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंड अप। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर छात्र को थप्पड़ मारने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से जांच का स्टेटस किया तलब। स्टेटस और पीड़ित की सुरक्षा के बारे में जानकारी तलब। सीबीएसई और आईसीएसई को भी नोटिस। पाकिस्तान समर्थित नारे लगाने के मामले में सांसद अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया हलफनामा। देश की अखंडता की रक्षा पर शपथ दोहराई। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, हलफनामा जख्म पर नमक छिड़कने जैसा। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम सुरक्षा। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर मणिपुर पुलिस की एफआईआर पर गिरफ्तारी से राहत। महिला के साथ गैंगरेप और पीड़िता और 2 बच्चों की हत्या को 3 दोषियों को मौत की सजा। 30 हजारी कोर्ट ने पुलिस की जांच और सबूतों के आधार पर दिया फैसला। India Legal presents Courts Roundup. कोर्ट से जुड़ी खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार और मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर मुजफ्फरनगर की उस घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। साथ में पीड़ित की सुरक्षा के बारे में जानकारी तलब की है। इस घटना में शिक्षिका के निर्देश पर एक छात्र को उसके सहपाठियों ने कथित थप्पड़ मारे थे। इससे पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरनगर के पुलिस अधीक्षक से उस शिक्षक के खिलाफ मामले में जांच की स्थिति के बारे में एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। जिस शिक्षक ने अन्य छात्रों को एक मुस्लिम छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहा था। 2 हफ्ते पहले इस घटना का एक वीडियो सामने आया था जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोर्ट ने पुलिस अधीक्षक से अपराध के पीड़ित की सुरक्षा के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी रिपोर्ट मांगी है। जिले के खुब्बापुर गांव में जिस निजी स्कूल की बात हो रही है उसे अब सील कर दिया गया है। केंद्र सरकार, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को भी नोटिस जारी किया गया, जिसका जवाब 25 सितंबर को देना है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के परपोते तुषार गांधी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर नोटिस जारी करते हुए ये आदेश दिया। इस याचिका में मामले में उचित जांच की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता ने अदालत से राज्य पुलिस को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का भी आग्रह किया कि सभी आपराधिक कानून प्रावधानों को लागू करके एक आपराधिक मामला दर्ज किया जाए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस से उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक से भी जवाब मांगा था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी घटना का स्वतः संज्ञान लिया था और उत्तर प्रदेश राज्य और राज्य के पुलिस महानिदेशक से प्रतिक्रिया मांगी थी। याचिकाकर्ता के वकील शादान फरासत ने पीठ को बताया कि याचिका में धार्मिक अल्पसंख्यकों के सहित बच्चों के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए स्कूल प्रणालियों के भीतर निवारक और उपचारात्मक उपायों के संबंध में दिशा निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि शिक्षक की पहचान बाद में तृप्ता त्यागी के रूप में हुई। वीडियो में दिखाई दिया कि टीचर ने बच्चे को अपने सहपाठी को जोर से मारने के लिए कहा। घटना के बाद 26 अगस्त को स्कूल शिक्षक के खिलाफ आईपीसी की धारा 323
स्वेच्छा से चोट पहुंचाने की सजा, धारा 504 शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान के तहत एफआईआर दर्ज की गई। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब से एफआईआर दर्ज की गई है तब से बच्चे के परिवार पर समझौता करने और शिक्षक के खिलाफ एफआईआर वापस लेने का दबाव बढ़ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। दरअसल उन पर 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का आरोप है। उन्होंने हलफनामे में कहा कि मैं भारत का एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक हूं। मैंने संविधान के आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। मैं भारत के संविधान के प्रावधानों को संरक्षित रखने और देश की अखंडता की रक्षा करने के लिए संसद सदस्य के रूप में ली गई शपथ को दोहराता हूं। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्मद अकबर लोन द्वारा दायर किया गया हलफनामा एक तमाशा है। मेहता ने कहा कि मैंने अदालत को बताया है कि ये हलफनामा जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है, जिससे देश की छवि को नुकसान पहुंचा है। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने लोन से हलफनामा दायर कर ये पुष्टि करने को कहा था कि वो बिना किसी शर्त के ये स्वीकार करें कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है और वो भारत के संविधान के प्रति वफादार हैं। केंद्र सरकार ने कहा कि लोन ने 2002 से 2018 के दौरान विधायक रहते हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद अदालत ने लोन से हलफनामा दायर करने को कहा था। इस पर वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा था कि अगर लोन हलफनामा दायर नहीं करते हैं तो वो उनकी पैरवी नहीं करेंगे। लोन अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को कमजोर करने के केंद्र सरकार के कानूनी विधान को चुनौती देने वाले प्रमुख याचिकाकर्ता हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के 4 सदस्यों को पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा के संबंध में प्रकाशित एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ईजीआई सदस्यों द्वारा दायर रिट याचिका पर मणिपुर राज्य को नोटिस जारी करते हुए ये आदेश पारित किया। इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी। याचिका आज सूचीबद्ध नहीं थी, लेकिन सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान द्वारा तत्काल सुनवाई के लिए उल्लेख किए जाने के बाद सीजेआई चंद्रचूड़ इस मामले को उठाने के लिए सहमत हुए। दीवान ने कहा कि फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और आरोप लगाया गया है कि उनकी रिपोर्ट दुश्मनी को बढ़ावा देती है। पीठ शुरू में सीमित सुरक्षा देकर रिट याचिका का निपटारा करने की इच्छुक थी, जिससे याचिकाकर्ता हाईकोर्ट का रुख कर सकें। हालांकि दीवान ने कहा कि किसी और ने नहीं बल्कि खुद मुख्यमंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ आरोप लगाए और यहां तक कह दिया कि ईजीआई ने भड़काऊ बयान दिए हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि मुख्यमंत्री का बयान एक अतिरिक्त पहलू है जिस पर न्यायालय को विचार करना चाहिए। इसके बाद पीठ याचिका पर नोटिस जारी करने और अंतरिम सुरक्षा देने पर सहमत हुई। प्रधान न्यायाधीश की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट श्याम दीवान ने शीर्ष अदालत से मामले की तत्काल सुनवाई करने का आग्रह किया, क्योंकि मामले में शामिल सीनियर जर्नलिस्ट को गिरफ्तार करने की आशंका थी। गिल्ड के 24 पेज के निष्कर्ष 2 सितंबर को जारी किए गए थे। फैक्ट फाइंडिंग टीम को 7 से 10 अगस्त तक राज्य में मीडिया रिपोर्ट की जांच करने के लिए मणिपुर भेजा गया था। एफआईआर रिपोर्ट को झूठा, मनगढ़ंत और बताने वाली शिकायतों पर आधारित है। उधर सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ संवैधानिक महत्व के 3 मामलों की सुनवाई 20 सितंबर 2023 से शुरू करेगी। संविधान पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल होंगे। जिन 3 महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होनी है वो असम लोक निर्माण बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, अशोक कुमार जैन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और सीता सोरेन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया है।
असम लोक निर्माण का मामला असम एनआरसी से संबंधित है। अशोक कुमार जैन का मामला लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में इंडियन समुदाय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की वैधता से संबंधित है। जबकि सीता सोरेन के मामले में कोर्ट के समक्ष प्रश्न ये है कि क्या सांसदों और विधायकों को ऐसे अपराध में मुकदमा चलाने से छूट प्राप्त है जिसमें विधायिका में वोट डालने के लिए रिश्वत की पेशकश या स्वीकृति से संबंधित अपराध किया गया है। ये मामला असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए 1985 के एक संशोधन के जरिए शामिल नागरिकता अधिनियम की धारा 6A के संवैधानिक वैधता की चुनौती से संबंधित है। नागरिकता अधिनियम की धारा 6A असम समझौते के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता पर एक विशेष प्रावधान है और ये प्रावधान करती है कि जो लोग 1 जनवरी 1966 और 25 मार्च 1971 के बीच भारत में आए और असम में रह रहे हैं, उन्हें खुद को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दी जाएगी। गुवाहाटी स्थित सिविल सोसाइटी संगठन असम सम्मिलिता महासंघ ने 2012 में धारा 6A को चुनौती दी थी। संगठन ने तर्क दिया था कि धारा 6A भेदभावपूर्ण, मनमाना और अवैध है क्योंकि ये असम और शेष भारत में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को नियमित करने के लिए अलग अलग कट ऑफ तारीखें तय करती है। जाति आधारित गणना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई हुई है। कोर्ट ने ये सुनवाई 3 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी। साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा आंकड़ा जारी करने की मांग की जा रही थी, उस पर भी आदेश नहीं दिया, यानी सर्वे का आंकड़ा जारी करने पर अंतरिम रोक लगी ही रहेगी। अब अगली सुनवाई 2 अक्टूबर इस दौरान 3 अक्टूबर को होगी। इससे पहले 28 अगस्त को जातिगत जनगणना को लेकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया था। इसमें सरकार ने कहा कि जनगणना का अधिकार राज्यों के पास नहीं है। इससे पहले 21 अगस्त को सुनवाई हुई थी, जिसमें जातीय गणना पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर कोर्ट ने सुनवाई की थी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस भट्टी की अदालत से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसमें 7 दिन का समय मांगा था। इससे पहले कोर्ट में बिहार सरकार ने दलील देते हुए कहा कि राज्य में सर्वे का काम पूरा हो चुका है, सारे डाटा भी ऑनलाइन अपलोड कर दिए गए हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता की ओर से डाटा रिलीज करवाने की मांग की गई थी। अब कोर्ट इस मामले को सोमवार को फिर से सुनवाई करेगा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में जातीय जनगणना को लेकर उठ रहे सवालों पर सुनवाई की थी। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने लगातार 5 दिनों तक याचिकाकर्ता और बिहार सरकार की दलीलें सुनी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुना। इसके बाद 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी। पटना हाईकोर्ट ने इसे सर्वे की तरह कराने की मंजूरी दी थी। इसके बाद बिहार सरकार ने बचे हुए इलाकों में गणना का कार्य फिर से शुरू करवा दिया। बिहार सरकार के अनुसार जाति आधारित गणना का कार्य पूरा हो गया है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद या LAHDC के लिए चल रही चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रशासन को 7 दिनों के भीतर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का आदेश दिया। जस्टिस विक्रमनाथ और एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने ये भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव के लिए हल चिन्ह का उपयोग करने की हकदार है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा संबंधित पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया है। LAHDC के लिए 7 दिनों के भीतर एक नई अधिसूचना जारी की जाएगी। कोर्ट ने लद्दाख अधिकारियों को 2 सप्ताह के भीतर इन निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। न्यायालय ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के 9 अगस्त के आदेश के खिलाफ केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय ने लद्दाख प्रशासन को चुनावों के उद्देश्य से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी को हल चिन्ह के आवंटन को अधिसूचित करने का आदेश दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी ने दावा किया था कि अधिकारी लद्दाख में
LAHDC चुनावों के लिए हल प्रतीक के आवंटन को अधिसूचित नहीं कर रहे थे, भले ही ये प्रतीक पहले पार्टी के पक्ष में आरक्षित था। उप सॉलिसिटर जनरल TM शम्सी ने उच्च न्यायालय के समक्ष दलील दी थी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल नहीं है। उन्होंने तर्क दिया था कि पार्टी के पक्ष में हल चिन्ह का आरक्षण केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के संबंध में था। हालांकि उच्च न्यायालय ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को इस मामले में फिर से अधिकारियों से संपर्क करने की अनुमति दी ताकि चुनावों के उद्देश्य से उसके पक्ष में हल प्रतीक के आवंटन को अधिसूचित किया जा सके। दिल्ली में महिला के साथ गैंगरेप और उस महिला समेत उसके 2 बच्चों की हत्या के मामले में दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने 3 दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। दिल्ली के रघुबीर नगर में 8 साल पहले हुई घटना में 30 हजारी कोर्ट ने शाहिद, अकरम और रफत अली उर्फ मंजूर अली को 22 अगस्त को दोषी करार दिया था। 4 सितंबर को कोर्ट ने तीनों दोषियों को मृत्यु की सजा सुनाई। 30 हजारी कोर्ट की विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट की जज आंचल ने कोर्ट में मामले में पुलिस की जांच और हत्यारों के पास से बरामद सबूतों को अहम आधार पर इन तीनों को IPC की धारा 302 और 120B के तहत जघन्य अपराध के लिए मृत्यु की सजा सुनाई। साथ ही तीनों को गैंगरेप और डकैती के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए तीनों दोषियों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। हालांकि कोर्ट ने तीनों को दोषी करार देते हुए कहा कि शाहिद, रफत अली और अकरम ने इस मामले में साजिश रची। कोर्ट ने कहा कि देखा गया कि कोई भी कॉल बैक टू बैक नहीं की गई थी, बल्कि कुछ मिनटों या घंटों के अंतराल के बाद कॉल की गई थी। कोर्ट ने ये भी कहा कि हत्यारों ने गैंगरेप के बाद पहले पेचकस से महिला की हत्या की और फिर उसका गला घोट दिया और उसके 2 बच्चों की भी हत्या कर दी और फिर घर में लूटपाट की थी। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पाया कि राज्य सरकार जोशीमठ में भूमि के धंसने के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए गंभीर नहीं दिख रही है। मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने ये टिप्पणी इस बात पर की कि अधिकारी अपने पिछले आदेश का उल्लंघन करते हुए जोशीमठ क्षेत्र में भूवैज्ञानिक गतिविधि पर अध्ययन करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल करने में विफल रहे थे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हमें ये अभिव्यक्ति मिलती है कि राज्य भूमि धंसाव के वास्तविक कारणों का पता लगाने और जो स्थिति सामने आई है उससे गंभीरता से निपटने के लिए गंभीर नहीं है। विशेष रूप से अदालत ने स्थिति का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों को शामिल करने के अपने आदेश का स्पष्ट रूप से अनुपालन न करने के लिए राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भी तलब किया है। खंडपीठ ने कहा कि गहन अध्ययन से ही पता चलेगा कि भूमि धंसाव क्यों हुआ है, इससे कैसे निपटा जाए और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति को कैसे रोका जाए। 1 साल जनवरी में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य को जोशीमठ क्षेत्र में निर्माण पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का आदेश दिया था। ये प्रतिबंध जोशीमठ के डूबने के मुद्दे के मद्देनजर लगाया गया था, जिसके कारण घरों और सड़कों पर दरारें आ गई थी, जबकि जनहित याचिका मूल रूप से 2021 में ग्लेशियर के फटने से पनबिजली परियोजना में बाढ़ के संबंध में दायर की गई थी। याचिकाकर्ता ने क्षेत्र में भूस्खलन के बाद जोशीमठ मुद्दे पर अदालत के हस्तक्षेप की मांग करते हुए एक आवेदन भी दायर किया था। कोर्ट ने राज्य को आदेश दिया था कि वह जोशीमठ डूब मामले का अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श करें और आकलन करें कि स्थिति को कैसे बचाया जा सकता है। बताया गया कि वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी को अध्ययन करने के लिए कहा गया था। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने 15 साल से अलग रह रहे दंपति को तलाक देने के पारिवारिक अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि वैवाहिक बंधन का कोई अर्थ न रह जाए तो ऐसी स्थिति को स्वीकार करने का कोई मतलब या अर्थ नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 तलाक के आधार के रूप में असंगति या स्वभाव
गत मतभेदों की पहचान नहीं करता। ऐसे में जोड़े वर्षों तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं क्योंकि उनके पास रिश्ते से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि पुराने हिंदू कानून के तहत विवाह को संस्कार माना जाता था और तलाक की कोई अवधारणा नहीं थी। हालांकि 1955 के अधिनियम की शुरुआत के बाद चीजें बदल गई हैं। तलाक के लिए आधार को केवल दोष सिद्धांत के आधार पर मान्यता दी गई। पीठ ने कहा, समय बीतने के साथ अनुभव से पता चलता है कि कई बार असंगति और स्वभावगत मतभेदों के कारण शादियां नहीं चल पाती हैं, जिसके लिए किसी भी पक्ष को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने ये टिप्पणी एक महिला द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें क्रूरता के आधार पर तलाक देने के पारिवारिक अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी। खंडपीठ ने कहा कि दंपति के बीच विवाद पति और उसके परिवार के सदस्यों के प्रति अनादर और लगातार झगड़ों के कारण हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न शिकायतें हुई। उधर भारत के नाम को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। विपक्षी दलों के अपने नए गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद अब सरकार इस शब्द को ही हटाने की तैयारी कर रही है। ताजा मामला राष्ट्रपति के उस इनविटेशन का है जो G20 समिट के लिए भेजा गया है, जिसमें राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। इसे लेकर बवाल शुरू हो गया है। देश का नाम भारत रखने पर मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। क्या रहा अदालत का फैसला, इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर आपको बताएंगे। इंडिया या भारत किसका यूज किया जा सकता है, ये सवाल इन दिनों सुर्खियां बटोर रहा है। मूल रूप से विवाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से G20 मेहमानों के दिए गए ऑफिशियल इनविटेशन से शुरू हुआ, जिसमें उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ भारत बताया गया है। तो सवाल ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है या प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इसे समझने के लिए हमें भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 को देखना होगा, जिसमें कहा गया है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ द स्टेट। इसका मतलब है कि भारत और इंडिया को एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट उस सिचुएशन में करना पड़ेगा जब सरकार भविष्य में केवल एक ही शब्द का उपयोग करने का निर्णय लेगी, चाहे वह इंडिया हो या भारत। फिलहाल कोर्ट से जुड़ी खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.